नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने आखिर कैसे युद्ध, संधियों और चालाक राजनीतिक दांवपेच के सहारे धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत मजबूती से झारखंड जैसे विशाल और विविध क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की तह तक जाएंगे। देखिए, ये एक क्रमिक लेकिन बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी और हम इसके हर पड़ाव को करीब से देखने वाले हैं। तो इस पूरी जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। हम अंग्रेज़ों के आने के एक परिचय से शुरू करेंगे, फिर सिंहभूम, कोल्हान, पलामू और दूसरे खास इलाकों में उनके दखल को परखेंगे और आखिर में उनके तरीकों और स्थानीय प्रतिरोध का विश्लेषण करते हुए इसे खत्म करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक रात में हुई जीत नहीं थी। ब्रिटिश विस्तार एक झटके में बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये शतरंज के एक लंबे खेल की तरह था जो दशकों तक चला, जिसमें अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के एक जटिल जाल के बीच से धीरे धीरे अपना रास्ता बनाया। जैसा कि इस नक्शे पर हम देख सकते हैं, उस वक्त झारखंड कोई एक संगठित राज्य नहीं था। ये कई छोटी छोटी रियासतों और इलाकों का एक मिश्रण था, जिन पर अलग अलग शासक राज करते थे, स्थानीय आदिवासी मुखियाओं से लेकर शक्तिशाली नागवंशी राजाओं तक। और अंग्रेजों के लिए यही विविधता एक बहुत बड़ा मौका थी। हम अपना ध्यान इन्हीं प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित करेंगे, क्योंकि हर इलाका ब्रिटिश विस्तार की एक अलग ही कहानी कहता है। धालभूम के शुरुआती संघर्षों से लेकर कोल्हान के लंबे प्रतिरोध तक हर क्षेत्र इस बड़ी पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये जो तालिका है, ये हमारे इस विश्लेषण के लिए एक रोड मैप की तरह काम करेगी। ये हमें मुख्य किरदारों और संघर्षों की एक झलक देती है। जैसे आप देख सकते हैं कि धालभूम में धाल शासकों के साथ सीधा विद्रोह हुआ, जबकि पलामू में चेरो शासकों के साथ मामला बिल्कुल अलग था। चलिए अब इनमें से हरेक को गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि अंग्रेजों ने झारखंड में अपनी पहली दस्तक दी कहाँ? इसका जवाब हमें सिंहभूम क्षेत्र में ले जाता है, जो उनके विस्तार के लिए शुरुआती मैदान बना। तो कहानी शुरू होती है 1760 के दशक से। 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले दीवानी अधिकार मिल गए, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार। इसके फौरन बाद 1767 में उन्होंने सिंहभूम में प्रवेश किया, लेकिन उनका स्वागत आसान नहीं था। उनका सामना हुआ जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में एक जबरदस्त विद्रोह से, और ये झारखंड के पहले प्रतिरोधों में से एक था। जंगल महल विद्रोह के दौरान भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, जिसके बाद एक समझौता हुआ, लेकिन संघर्ष वो जारी रहा, जो इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की अशांत शुरुआत को दिखाता है। अब पुड़ाहाट में अंग्रेजों ने एक अलग ही रणनीति अपनाई। उन्होंने स्थानीय राजनीति में सीधे सीधे दखल दिया, एक शासक को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। 1773 की संधि इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बाद में एंग्लो मराठा युद्ध के बाद के माहौल में 1820 में उन्होंने राजा घनश्याम सिंह के साथ एक और संधि की, जिससे इस क्षेत्र में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। ये सैन्य बल और कूटनीति का एक क्लासिक मिश्रण था। अब हम आगे बढ़ते हैं कोल्हान, सरायकेला और खरसावां की ओर, एक ऐसा इलाका जहां अंग्रेजों को अपने सबसे लंबे और सबसे हठी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन की एक प्रणाली स्थापित की, मतलब स्थानीय शासकों के जरिए ही हुकूमत की। लेकिन ये कोई आसान नियंत्रण नहीं था। सोचिए, अकेले कोल्हान पर काबू पाने में उन्हें 27 साल लग गए, जो यहाँ के लोगों के लचीलेपन और हिम्मत का सबूत है। सरायकेला और खरसावां रियासतों की कहानी दरअसल पारिवारिक रिश्तों की कहानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों की जड़ें एक ही वंश में थीं, जो इस क्षेत्र में सत्ता के अक्सर उलझे हुए और व्यक्तिगत स्वरूप को दिखाता है। और जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, आंतरिक पारिवारिक विवादों ने एक बंटवारे को जन्म दिया, जिससे खरसावां एक अलग राज्य बना। और इस तरह की फूट अंग्रेजों के लिए एकदम आदर्श थी, जिससे उन्हें हेरफेर करने और नियंत्रण करने में आसानी होती थी। ये टाइमलाइन एक बहुत लंबी और कठिन कहानी बताती है। 1770 में पहले संपर्क से लेकर 1820 के दशक में हो जनजाति के साथ भयंकर लड़ाई तक ये क्षेत्र दशकों तक एक युद्ध का मैदान बना रहा। अंग्रेजों को हर कदम पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और प्रतिरोध के नेता रघु सिंह की गिरफ्तारी इस संघर्ष का एक अहम मोड़ था। 1831-32 का कोल विद्रोह ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। इस बड़े पैमाने पर हुए विद्रोह के जवाब में अंग्रेजों ने अपनी रणनीति बदल दी और सीधे प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर दिया।
उन्होंने कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट बनाया और 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने अपनी वफादारी का इनाम भी दिया, जिससे इस क्षेत्र पर उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। और ये टाइमलाइन इन एक समय की शक्तिशाली रियासतों की यात्रा को उनके अंतिम अध्याय तक ले जाती है। ब्रिटिश शासन के तहत रियासतों के रूप में पहचाने जाने से लेकर अंत में स्वतंत्र भारत का हिस्सा बनने तक उनका एकीकरण इस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। अब हम पलामू और छोटा नागपुर खास की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए, पलामू में अंग्रेजों ने एक मौका देखा। चेरो राज्य आपसी झगड़ों से कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों ने बस एक दावेदार गोपाल राय का समर्थन करके हस्तक्षेप किया। एक तेज सैन्य अभियान के बाद उनके उम्मीदवार को शासक घोषित कर दिया गया और कुछ ही सालों में पलामू प्रभावी रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। और जाहिर सी बात है, नियंत्रण के साथ वित्तीय लाभ भी आया। पलामू से जो वार्षिक राजस्व था वो 4,000 रुपए से शुरू हुआ और बाद में बढ़कर सीधा 12,000 रुपए हो गया। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि अंग्रेजों के लिए इन अधिग्रहणों का असली मतलब क्या था। छोटा नागपुर खास में तो कहानी और भी सीधी है। यहां नागवंशी राजा ने अपने ही सरदारों के खिलाफ अंग्रेजों से मदद मांग ली। विडंबना देखिए, अपनी शक्ति बनाए रखने की कोशिश में उन्होंने अपनी स्वतंत्रता अंग्रेजों को सौंप दी और सालाना कर देने पर भी सहमत हो गए। चलिए अब हम अपनी कहानी के अंतिम टुकड़ों पर आते हैं। हजारीबाग, मानभूम और संथाल परगना, ये वो इलाके हैं जो झारखंड पर ब्रिटिश नियंत्रण के नक्शे को पूरा करते हैं। यहां हम 3 अलग-अलग इलाकों में नियंत्रण स्थापित करने के 3 अलग-अलग तरीके देखते हैं। हजारीबाग में उन्होंने एक विरोधी शासक मुकुंद सिंह को हटाकर बस तेज सिंह को बिठा दिया, जो कर देने को तैयार था। मानभूम में उन्होंने बस मौजूदा शासक मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। और संथाल परगना, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, वहां प्लासी की लड़ाई के बाद उनका प्रभाव बढ़ा और आखिरकार सैन्य अभियानों के जरिए पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया गया। तो इन सभी अलग अलग कहानियों को देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए अब इस सबको एक साथ लाते हैं और अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीतियों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाओं का सार समझते हैं। संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों ने एक बहुआयामी दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। उन्होंने सैन्य अभियानों से सीधी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्थानीय शासकों के साथ संधियां की और अक्सर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। उन्होंने राजस्व समझौतों के माध्यम से वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और हां, उन्होंने अपने अधिकार को चुनौती देने वाले किसी भी विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत की नहीं है। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश विस्तार का हर कदम पर कड़ा विरोध हुआ। जंगल महल विद्रोह, कोल विद्रोह और हो जनजाति का प्रतिरोध, ये सिर्फ फुटनोट नहीं है, बल्कि ये इस ऐतिहासिक दौर को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतें थीं। और बस इसी तरह सैन्य शक्ति, चालाक कूटनीति और प्रतिरोध के लगातार दमन के जरिए 19वीं सदी के मध्य तक झारखंड का विविध और स्वतंत्र परिदृश्य ब्रिटिश साम्राज्य के विशाल मानचित्र में समा गया था, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित करती है।